पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि H2O वाली बात एक झूठ थी। आज मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा असहज करने वाली एक और बात बताने आया हूं। समस्या पानी नहीं थी। समस्या यह है कि तुमने अपना वोल्टेज खो दिया है और किसी ने तुम्हें यह नहीं समझाया कि इसका तुम्हारे शरीर के लिए क्या मतलब है। अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम ठीक से उबर नहीं पा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो यह ताकत या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। यह उम्र भी नहीं है और यह पानी भी नहीं था। यह बस इतना है कि शायद तुम्हारा शरीर डिस्चार्ज हो गया है। और अब आती है वह असहज करने वाली सवाल। अगर वह तरल सच में जीवन लौटा सकता है, क्यों? हम अब भी सोचते हैं कि हाइड्रेट होना सिर्फ पानी पीना है। H2O वाली बात तो बस सतह थी। आज हम असली समस्या के बारे में बात करेंगे। तुम्हारा शरीर बिजली से चलता है और जैसा कि मैंने कहा, यह संभव है कि तुम इसे खो रहे हो। दशकों तक हमें एक अधूरी धारणा के तहत शिक्षित किया गया है। हमें यह बताया गया है कि पानी सिर्फ एक तरह का घोलक है, पोषक तत्वों के लिए एक ट्रांसपोर्ट ट्रक है। और आज मैं तुम्हें यह साबित करने आया हूं कि यह शायद जीव विज्ञान की सबसे बड़ी झूठ है, क्योंकि पानी सिर्फ जीवन को ही नहीं ले जाता, बल्कि पानी तो स्वयं जीवन है। यह जीवन का वास्तविक विद्युत आधार है, एक ऐसा आधार जो हर जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम थका हुआ महसूस करते हो, अगर सूजन कम नहीं हो रही है, अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ आधी क्षमता पर काम कर रहा है, तो गोलियों की कमी मत ढूंढो, वोल्टेज की कमी ढूंढो। वो कैथेड्रल जो तुम्हारा शरीर है टूटा नहीं है, बस उसमें रोशनी खत्म हो गई है। और इस विचार को याद रखो, क्योंकि यह पूरे वीडियो में हमारे साथ रहेगा। जीवन केवल पानी की मात्रा से ही नहीं, बल्कि वास्तव में बिजली की शक्ति से ही चलता है, जो इसे गति प्रदान करती है। और यह समझने के लिए कि आज हम इतने बीमार क्यों हैं, आइए हम एक यात्रा करते हैं पीछे की ओर, 19वीं सदी के अंत में। उन दिनों एक ऐसा ऐतिहासिक विभाजन हुआ जिसने लाखों अनगिनत जिंदगियों की किस्मत तय कर दी। एक तरफ थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर और उनकी जर्म थ्योरी। उनका संदेश सीधा और आसानी से बिकने वाला था। क्या दुश्मन बाहरी है? वह एक सूक्ष्म जीव है और उसे मारना जरूरी है। और दूसरी ओर थे क्लॉड बर्नार्ड, एंटोनी बेशाम्प और खासकर रेने किंटन जैसे दिग्गज, जिनके बारे में मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था। वे लोग टेरेन थ्योरी का समर्थन करते थे और वे कहते थे सूक्ष्म जीव कुछ नहीं है, सब कुछ वह माध्यम है जिसमें सूक्ष्म जीव रहता है। और यहां मुझे तुम्हें कुछ आगे बताने की इजाजत दो, बस एक छोटी सी झलक। जब हम माध्यम की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ सफाई या पोषक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चार्ज, व्यवस्था और हां, बिजली की भी बात कर रहा हूं। तो अब मुझे तुम्हें फिर से वही एक्वेरियम का उदाहरण देने दो जो मैंने पिछले वीडियो में H3O2 के बारे में इस्तेमाल किया था। कल्पना करो एक एक्वेरियम की जिसमें पानी गंदा है और ऊपर से वह पानी ठहरा हुआ है। जाहिर है मछलियां बीमार होने लगती हैं। पाश्चर, उन्होंने यह सिखाया कि मछली को दवाइयां इंजेक्ट करनी चाहिए या पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु किंटन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि समाधान बस सफाई में ही था, एक्वेरियम की। अगर आप पानी बदल दें, उसकी लवणता और विद्युत आवेश को बहाल कर दें, तो मछली खुद ही ठीक हो जाती है और सूक्ष्म जीव को अब भोजन नहीं मिलता। दुर्भाग्यवश पाश्चर का मॉडल अधिक लाभकारी था, और नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं वह इसे अमान्य नहीं करता। जर्म थ्योरी की बात यह थी कि एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन जैसी चीजों को पेटेंट किया जा सकता था, लेकिन जमीन यानी पानी को पेटेंट नहीं किया जा सकता था।
चिकित्सा के इतिहास ने वह रास्ता चुना जो तेज भी था और सबसे अधिक लाभकारी भी। क्विंटन ने पेरिस में अपने प्रसिद्ध समुद्री डिस्पेंसरीज में यह साबित किया कि समांगी समुद्री प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाकर वह हैजा और टाइफस से मर रहे नवजात शिशुओं को बचा सकते थे। वह जीवाणु को नहीं मारता था, बल्कि एक्वेरियम को मजबूत करता था। कहा जाता है कि स्वयं पाश्चर ने अपनी मृत्युशैया पर बर्नार्ड को स्वीकार किया, जो कि उन शोधकर्ताओं में से एक थे जिनका मैंने जिक्र किया है, बर्नार्ड। वह सही थे, असली महत्व तो वातावरण का है। लेकिन तब तक गलती स्थापित हो चुकी थी। हमने 100 साल बाहरी छायाओं का पीछा करते हुए बिता दिए, जबकि हमारी अपनी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो ठीक है, अगर इस महत्वपूर्ण वीडियो के इस विशेष हिस्से से तुम्हें सिर्फ एक ही सबसे आवश्यक बात याद रखनी है, तो वह यह है, पानी कोई साधारण निष्क्रिय तरल पदार्थ बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की जटिल विद्युत प्रणाली का एक अत्यंत सक्रिय और अभिन्न हिस्सा है। और जब वह बिजली खत्म हो जाती है तो पूरा शरीर आपातकाल की स्थिति में आ जाता है। अब हम तकनीकी हिस्से में प्रवेश करते हैं, वह हिस्सा जिसे शायद ही कोई तुम्हें समझाता है, जो है कोशिकीय वोल्टेज। तो बात यह है कि तुम्हारी 37 ट्रिलियन 20 से बिलियन कोशिकाओं में से हर एक मिनिएचर बैटरी है। उनमें एक धनात्मक ध्रुव होता है और एक ऋणात्मक ध्रुव। कल्पना करो उन सभी ट्रिलियन कोशिकाओं की, और वोल्टेज उत्पन्न होता है कोशिका के अंदर और बाहर मौजूद लवणों की सांद्रता के अंतर के कारण। तो बात यह है कि इस बिंदु पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, और मैं उन्हें तुम्हें यथासंभव सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, ग्रेडियंट यह है कि सोडियम बाहर होता है और पोटेशियम अंदर। जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम बस एक अंतर की बात कर रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे हम किसी ढलान की बात कर रहे हो। अगर कोई ढलान है तो कुछ चीज हिल सकती है, और अगर ढलान नहीं है तो सब कुछ स्थिर रहता है। कोशिका उस विद्युत ढलान की वजह से जीवित रहती है। बाहर सोडियम अधिक होता है और अंदर पोटेशियम अधिक होता है। बाहरी और भीतरी हिस्से के बीच यह अंतर तनाव पैदा करता है और वही तनाव ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब ग्रेडियंट खत्म हो जाता है तो शरीर एक सपाट बैटरी बन जाता है, और फर्क नहीं पड़ता कि कितना खाना अंदर जाता है, क्योंकि कोई चिंगारी नहीं होती। एक बात है ईंधन होना, और दूसरी बिल्कुल अलग बात है उसे इस्तेमाल करने के लिए बिजली होना। और फिर दूसरी बात जो तुम्हें समझनी है वह है जिसे वे पंप कहते हैं। तुम्हारा शरीर अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 30%, यानी वह प्रसिद्ध एटीपी जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, सिर्फ इस अंतर को बनाए रखने में खर्च करता है, यानी इन आयनों को झिल्ली के आर पार ले जाकर। और यही है जिसे हम पंप कहते हैं, सोडियम पोटेशियम। और यहां एक शब्द आता है जिसे लगभग कभी ठीक से समझाया नहीं जाता, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे याद रखो। ये इलेक्ट्रोलाइट्स कोई सप्लीमेंट्स नहीं है और न ही जिम जाने के लिए कोई पाउडर है, बल्कि ये खनिज लवण है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो इस ग्रेडियंट को संभव बनाते हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। बिना इलेक्ट्रोलाइट्स के कोई ढलान नहीं होती और बिना ढलान के कोई वोल्टेज नहीं होता। और इलेक्ट्रोलाइट्स कोई छोटी बात नहीं है, वे ही पूरा सिस्टम है। इसीलिए जब इलेक्ट्रोलाइट्स खो जाते हैं या पतले हो जाते हैं तो कोशिका बंद हो जाती है, चाहे तुम्हारे पास भरपूर खाना ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें ये सारे नंबर या तथ्य याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तर्क को समझना जरूरी है। जितना अधिक चार्ज कोशिका में होता है वह उतनी ही जीवित होती है। और क्यों, तुम पूछोगे, ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत आसान है, क्योंकि एक स्वस्थ कोशिका की झिल्ली की क्षमता -70 से -90 मिलीवोल्ट तक कंपन करती है। अब -50 मिलीवोल्ट पर क्या होता है? हम क्रॉनिक थकान महसूस करने लगते हैं, और -20 मिलीवोल्ट पर
कुछ खास वोल्टेज स्तरों के बाद कोशिका अपनी मरम्मत और संचार की क्षमता भी खो देती है, और इसी संदर्भ में वहीं पर कोशिकाओं का अराजक व्यवहार सामने आ सकता है। और इसका सबसे चरम उदाहरण कैंसर है। यह तब देखा जाता है जब कोई कोशिका अपनी ऊर्जा खो देती है और समूह की आज्ञा मानना बंद कर देती है। आखिरकार यह कैंसर का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन यह एक आम स्थिति जरूर है। ऊर्जा रहित कोशिका बस सिस्टम की आज्ञा मानना बंद कर देती है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना वोल्टेज के कोई व्यवस्था नहीं होती, और बिना व्यवस्था के शरीर आपातकाल में चला जाता है। अब तक सब कुछ शुद्ध जीव विज्ञान था, और अब जब मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि यह सब कोई तकनीकी विवरण नहीं है, तो यहां से मैं तुम्हें एक साधारण तुलना तकनीक के साथ कर सकता हूं, ताकि तुम इसे और बेहतर समझ सको। एक आईफोन जिसमें केवल 1% बैटरी बची हो, जो होता है वह यह कि वह स्क्रीन को अंधेरा कर देता है और जीवित रहने के लिए एप्लीकेशन भी बंद कर देता है। ठीक यही तुम्हारा शरीर भी करता है। क्रॉनिक सूजन एक शरीर का पावर सेविंग मोड है जिसमें वोल्टेज नहीं होता, और यह कोई खराबी नहीं है। यह विद्युत चार्ज की कमी के समय जीवित रहने की एक रणनीति है। सोचो यह कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जेराल्ड पोलाक, जिनके बारे में मैंने तुम्हें उनकी अत्याधुनिक विज्ञान के साथ बताया था, उन्होंने हमें पुनर्निर्माण की कुंजी दी। लेकिन समाधान के बारे में बात करने से पहले मुझे चाहिए कि तुम एक बुनियादी बात समझो, और वह यह है कि असल में शरीर के अंदर पानी क्या है। तुम्हारे शरीर का पानी H2O सामान्य तरल पानी नहीं है। यह वही खास पानी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, एक्सक्लूजन जोन या H3O2। यह कोई जादुई अणु बिल्कुल नहीं है, यह तो बस वही साधारण पानी है, लेकिन एक बहुत ही अलग और विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया गया है। यह कुछ वैसा ही है जैसे ईंटों का ढेर और एक शानदार खड़ी हुई कैथेड्रल के बीच का फर्क। यह एक ऐसा पानी है जिसकी बनावट जेल जैसी होती है और जो षटकोणीय रूप से व्यवस्थित रहता है, और यह तुम्हारी कोशिका झिल्लियों से चिपक कर बनता है। यह पानी प्रोटॉन को बाहर निकालता है, यानी सकारात्मक आवेश को, और अपने पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रखता है, यानी नकारात्मक आवेश। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर मैंने तुम्हें संरचना और ऊर्जा के बारे में बताया है। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा और तुम्हें संचार के बारे में बताऊंगा। और यहीं पर रूसी स्कूल का रहस्य सामने आता है। ध्यान दो, क्योंकि एक कोशिका को केवल जीवित रहने के लिए ऊर्जा ही नहीं चाहिए, उसे यह जानने के लिए जानकारी भी चाहिए कि उसे क्या करना है। शोधकर्ताओं जैसे अलेक्जेंडर वुडबिस्ट और बाद में फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप ने खोजा कि कोशिकाएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिसे बायोफोटॉन कहा जाता है। तुम्हारी कोशिकाएं केवल रासायनिक रूप से ही संवाद नहीं करती, बल्कि वे एक दूसरे से सुसंगत प्रकाश के पल्स के माध्यम से भी बात करती हैं। तुम्हारे शरीर का संरचित पानी इस पूरी नेटवर्क की फाइबर ऑप्टिक की तरह काम करता है। और अगर पानी मृत है, यानी उसमें खनिज नहीं है और उसकी कोई संरचना नहीं है, तो यह बहुत सरल है। प्रकाश यात्रा नहीं कर सकता, संचार कट जाता है और कैथेड्रल अंधेरे में डूब जाती है। और तुम आंतरिक वास्तुकार अब नहीं जानते कि क्या मरम्मत करनी है। यह अवधारणा, जिसे लेनिनग्राद और मॉस्को की विश्वविद्यालयों में गहराई से विकसित किया गया, हमें बताती है कि हम तरल प्रकाश के प्राणी हैं। और वे इसे रहस्यमय अर्थ में नहीं कहते, बल्कि जैविक अर्थ में कहते हैं। इजी पानी वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करता है, विशेष रूप से इंफ्रारेड को, और उसे वोल्टेज में बदल देता है। तुम सूरज की रोशनी से चार्ज होते हो, ठीक वैसे ही जैसे एक फोटोवोल्टिक पैनल। लेकिन मुझे गलत मत समझो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सूरज की ओर देखना है या कोई पागलपन करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा शरीर पर्यावरणीय ऊर्जा को आंतरिक व्यवस्था में कैसे बदलता है।
और तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब यह प्रक्रिया विफल हो जाती है तो सब कुछ बस अव्यवस्थित होने लगता है। तो ठीक है, अगर हमने समझ लिया है कि हम एक बैटरी हैं, तो यह कोई चिकित्सकीय नुस्खों की सूची नहीं है। यह मूल रूप से यह समझने का एक तरीका है कि एक शरीर को ढाने से बचाने के लिए क्या चाहिए। और सवाल यह नहीं है कि मुझे कौन सी गोली लेनी चाहिए, बल्कि यह है कि बैटरी को खत्म होने से कैसे रोका जाए। और इसे हासिल करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। सबसे पहले जमीन को बहाल करना, प्लाज्मा क्विंटन। मत पियो, यानी चलो स्पष्ट करें, डिस्टिल्ड या क्लोरीन मिला पानी मत पियो, क्योंकि तुम्हें प्रवाहकीयता, कंडक्टिविटी की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, वर्षों तक हमने बिना जाने ही इलेक्ट्रोलाइट्स खो दिए हैं। तनाव, पसीना, पुरानी सूजन, अत्यधिक डाइट या खनिजों से रहित पानी के कारण। और हमने इसकी भरपाई करने की कोशिश की और भी ज्यादा पानी पीकर, जिससे हमने स्थिति और भी खराब कर दी। समस्या यह है कि बिना खनिजों वाला पानी बैटरी को रिचार्ज नहीं करता, बल्कि उसे पतला कर देता है। और एक शरीर को प्रवाहकीयता, कंडक्टिविटी की जरूरत होती है। यही वजह है कि ऐतिहासिक रूप से संपूर्ण खनिज घोलों का उपयोग किया गया है, जैसे कि आइसोटोनिक समुद्री प्लाज्मा, ताकि शरीर की स्थिति, मतलब मानव शरीर को बहाल किया जा सके। आइसोटोनिक समुद्री जल का उपयोग ताकि आप इसे जान सकें। विशेष रूप से यह 1/4 शुद्ध समुद्री जल और 3/4 मिनरल वाटर का मिश्रण है, जो आवश्यकीय 78 खनिजों को उसी सटीक अनुपात में लौटाता है जिसकी आपकी कोशिकाओं को सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन आप रुकिए मत, अनुपात दिलचस्प है शायद, हाँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि बिना संपूर्ण खनिजों के प्रवाहकीयता नहीं होती। दूसरा, इंफ्रारेड चार्ज। सौर ऊर्जा का 50% इंफ्रारेड होता है, लेकिन यह धूप सेंकने के लिए नहीं है, यह आपकी पानी आदि को चार्ज करने के लिए है। लाल रोशनी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को उत्तेजित करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि हमने पहले के वीडियो में विश्लेषण किया है, आपकी विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, और किसी भी पावर प्लांट की तरह इनमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को संभव बनाता है। इस हिस्से को साइटोक्रोम सी कहा जाता है, ऑक्सीडेजा, ताकि आप समझ सकें। तो जब यह एंजाइम सही ढंग से काम करता है तो ऑक्सीजन का सही तरीके से उपयोग होता है और ऊर्जा व्यवस्थित रूप से उत्पन्न होती है। हालांकि जब यह सही से काम नहीं करता तो श्रृंखला जाम हो जाती है और ऊर्जा गिर जाती है। लाल रोशनी और निकट अवरक्त किरणों में एक बहुत ही खास गुण होता है। यह उस एंजाइम को फिर से अपना काम करने में मदद करती है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपके सिस्टम के लिए दीवार वाला चार्जर हो। और जो मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई चमत्कारी थेरेपी नहीं है, यह कोई जादू नहीं है। यह है, मैं आपको कुछ ऐसा समझा रहा हूं जैसे जंग लगे गियर में तेल डालना, जैसे उसमें तेल डालना। रोशनी कहीं से भी ऊर्जा नहीं बनाती, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाती है। यानी यह एक ऐसी मदद है जो जैविक प्रक्रिया के काम करने के तरीके के अनुरूप है। और फिर अंत में तीसरा रास्ता है जिसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। पृथ्वी, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, नकारात्मक इलेक्ट्रॉनों का एक असीमित भंडार है। और जब आप नंगे पांव चलते हैं तो आप उन इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करते हैं जो मुक्त कणों को निष्क्रिय कर देते हैं, जो सकारात्मक चार्ज होते हैं और आपको ऑक्सीकृत करते हैं। और यह भी कोई जादू नहीं है, यह बस बुनियादी विद्युत विनिमय है। यह बिल्कुल वही भौतिकी है जिसका हम उपयोग करते हैं जब हम इमारतों और मशीनरी को ग्राउंड करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। यह वही ग्राउंडिंग वायर है जो आपके गिरजाघर या आपके शरीर को स्थिर करता है। स्वास्थ्य बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, स्वास्थ्य वोल्टेज की प्रचुरता है। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना अधिक उत्पादन करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता को वापस पाने के लिए है। एक थका हुआ आदमी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, एक थका हुआ शरीर कमजोर होता है। हालांकि
एक पुरुष या महिला जिसके पास ऊर्जा है वह चुन सकता है अपना गिरजाघर रोशन रखना आपको एक स्वतंत्र पुरुष या महिला बनाता है और सबसे बढ़कर आपको आपकी गरिमा लौटाता है। और गरिमा इसी क्रम में है, यह है कि आपकी रोशनी जल रही हो, यह है कि आपके पास फिर से वही वोल्टेज हो जैसा आपके 30 साल की उम्र में था। इस वीडियो में हमने गिरजाघर में फिर से रोशनी ला दी है। हमने समझा कि वोल्टेज क्या है, यह क्यों कम हो जाता है और शरीर को फिर से जलने के लिए क्या चाहिए। लेकिन अब एक असहज सवाल उठता है, क्योंकि रोशनी होना महत्वपूर्ण है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा होने के बावजूद एक बिना नियंत्रण वाला सिस्टम खुद को नष्ट कर सकता है। किसी ऐसे की जरूरत है जो तय करे कि क्या मरम्मत किया जाएगा और क्या नहीं, क्योंकि जब शरीर क्षतिग्रस्त होता है तो सब कुछ एक साथ फिर से नहीं बनाया जाना चाहिए। और अगर कोई व्यवस्था नहीं करता तो ऊर्जा होने के बावजूद अराजकता बनी रहेगी। अगले वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। उस सिस्टम के बारे में जो रोक लगाता है, कुछ ऐसा जैसे एक आंतरिक शेरिफ जो शरीर को खुद पर हमला करने से रोकता है। क्योंकि असली दीर्घायु केवल ऊर्जा होने पर निर्भर नहीं करती, यह इस पर भी निर्भर करती है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।